नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या लेकर आया हूं और कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। अगर मोदी गए और कांग्रेस की सरकार आई तो क्या आपकी आधी संपत्ति पर सरकार कब्जा कर लेगी और दूसरों को बांट देगी? कांग्रेस वो टैक्स लगा देगी कि मरने के बाद भी आपको शांति नहीं मिल पाएगी क्या? कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया है क्या? इसका सच क्या है? पीएम मोदी ने ऐसा माहौल बनाया, राहुल गांधी को यू टर्न लेना पड़ गया। आज सबसे पहले इसका चैप्टर है। फिर बात होगी, सुप्रीम कोर्ट ने आज वो पूछ दिया कि ईवीएम पर बड़ा खुलासा हो गया। ईवीएम में हैकिंग के आरोप पर आज कोर्ट में जो हुआ वो अगर नहीं सुनिएगा तो पछताइएगा, इसलिए यह चैप्टर भी जरूर देखिएगा। फिर चुनाव की सारी खबरें, अखिलेश यादव ने भतीजे का पत्ता काट खुद को कन्नौज से टिकट क्यों दे दिया भाई? हैदराबाद में बीजेपी की माधवी लता ने वो किया कि ओवैसी को पसीने आ रहे होंगे क्या? संदेश खाली का विलन शेख शाहजहां पुलिस वैन में बैठकर फूट फूट कर क्यों रोया भाई? यानी 2024 के चुनाव की सारी बड़ी खबरें, कंप्लीट चैप्टर उसका। और आखिर में बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 4 साल के बच्चे ने बागेश्वर बाबा का पर्चा खोल दिया, क्या क्या बताया ये भी दिखाऊंगा। और वो बच्चा जिसके लिए बागेश्वर बाबा बोले तुमसे तो डर लगता है। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मुलाकात की। 30 मिनट की मुलाकात के बाद सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीएम केजरीवाल से कई मुद्दों पर चर्चा हुई है जिसका कैमरे के सामने खुलासा नहीं कर सकते। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से कहा है कि अपने मुख्यमंत्री की चिंता मत करो, दिल्ली वालों के आशीर्वाद से जेल से लड़ाई जारी रहेगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को एमएससीबी बैंक घोटाले के मामले में बड़ी राहत मिल गई। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू ने 25,000 करोड़ के कथित घोटाले में अजीत पवार की पत्नी को क्लीन चिट दे दी है। ईओडब्ल्यू ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि कर्जा देने और शुगर मिल को बेचने की प्रक्रिया में बैंक को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र के यवतमाल में चुनावी रैली के दौरान अचानक बेहोश होकर गिर पड़े, जिसके बाद मंच पर मौजूद लोग उन्हें उठाकर इलाज के लिए ले गए। हालांकि कुछ देर बाद गडकरी ने ट्वीट कर अपने स्वस्थ होने की जानकारी दी और बताया कि गर्मी की वजह से उन्हें असहज महसूस हुआ था। यूपी की हाथरस लोकसभा सीट से बीजेपी के मौजूदा सांसद राजवीर दिलेर का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। राजवीर सिंह पिछले कई दिनों से बीमार थे और उन्हें इलाज के लिए अलीगढ़ में भर्ती कराया गया था। इस बार बीजेपी ने राजवीर सिंह की जगह हाथरस से अनूप वाल्मीकि को कैंडिडेट बनाया है। दिल्ली पुलिस ने नकली एयरबैग बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके 900 नकली एयरबैग जब्त किए हैं, जिनकी कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस को 2 फैक्ट्रीज का भी पता चला। इन फैक्ट्रीज में ही लग्जरी गाड़ियों के नकली एयरबैग बनाए जाते थे। पुलिस अब पता करने में जुटी है कि गिरोह का जाल कहां तक फैला हुआ था। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। क्या अगर मोदी गए और कांग्रेस की सरकार आई तो आपकी आधी संपत्ति सरकार ले लेगी और दूसरों में बांट देगी? कांग्रेस वो टैक्स लगा देगी क्या कि मरने के बाद भी आपको शांति नहीं मिल पाएगी? कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण क्या मुसलमानों को दे दिया है? इसका सच क्या है? और पीएम मोदी ने ऐसा क्या माहौल बनाया कि राहुल गांधी को यू टर्न लेना पड़ा? सबसे पहले इसका चैप्टर। पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आपसे मंगलसूत्र तक छीन लेगी और आपकी संपत्ति मुसलमानों में बांट देगी। कांग्रेस को इससे बड़ी तकलीफ हुई और उसके नेता लगातार इस पर सफाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की मुसीबत यह है कि एक चीज से निकलते नहीं है कि वो दूसरे में फंस जाते हैं। मतलब एक गड्ढे से निकलते हैं और खुद ही दूसरे गड्ढे में गिरते हैं, कोई गिराता भी नहीं है। आज कांग्रेस के एक नेता ने ऐसा कांड कर दिया कि नरेंद्र मोदी को फुल टॉस बॉल मिल गई और उन्होंने सीधा छक्का लगा दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को इस नए मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि कांग्रेस का एक हिडन यानी छुपा हुआ एजेंडा बाहर आ गया। कांग्रेस अब देश पर इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत टैक्स लगाएगी। कांग्रेस अब माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगा देगी। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी।
एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर बताऊंगा कि यह विरासत टैक्स की बात आई कहां से, इसका राहुल गांधी के सियासी गुरु से क्या कनेक्शन, और अगर यह वाकई में आया नहीं आया तो क्या होगा। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। पीएम मोदी ने आज विरासत टैक्स की बात करके कांग्रेस को दरअसल इसलिए घेरा क्योंकि कांग्रेस के एक बेशकीमती नगीने सैम पित्रोदा, अजब अजब लोग हैं भाई इनके पास, नगीना से कम नहीं है भाई साहब। ये जनाब इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं, राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, इनके राजनीतिक गुरु भी कई बार कहे जाते हैं। ये विदेश जाते हैं राहुल गांधी तो ये साथ साथ नजर आते हैं, और ये सही कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी कि ये राजीव गांधी के भी साथ साथ रहते थे। काफी जानकार आदमी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन इन जनाब ने अमेरिका के शिकागो में एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत की संपत्ति पर लगने वाले टैक्स की बात कह दी। अब बातचीत में वो इंग्लिश में समझाने लगे कि अमेरिका में तो इनहेरिटेंस टैक्स लगता है, यहां तक भी चलिए ठीक था, लेकिन असली गड़बड़ इसके बाद शुरू हुई जब सैम पित्रोदा भारत में इस तरह के टैक्स लगाने पर चर्चा की बात करने लगे तो फिर हंगामा मच गया। एक बार सैम पित्रोदा को सुनिए, फिर बताऊंगा कि यह विरासत टैक्स है क्या चीज, और अगर यह आ गया तो कैसे मरने के बाद भी आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाएगी। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. अब राहुल गांधी का बायां हाथ इनको कहिए या दाहिना हाथ कहिए, जो भी हाथ कहिए, लेकिन इस वक्त ये कांग्रेस का जो हाथ है उसके लिए स्थिति पैदा कर रहे हैं कि वो हाथ खुजाते रह जाएंगे, वोट हाथ नहीं आएगा। ये सोचने, विचार करने, इस पर बहस करने के लिए कह रहे हैं कि आप जीवन भर अपनी संपत्ति इकट्ठा करें कि मरने के बाद कम से कम मेरा परिवार सही से चले, मेरे बच्चे, बीवी, माता पिता सब ठीक से चलें, और पता चले कि आपके मरने के बाद आपने 1 लाख रुपया जमा किया है तो 45,000 परिवार को मिलेगा, और पता चला 55,000 रुपया जो है वो चला गया कि समाज में बांट दो, समाज में बांट दो। आदमी जीवन भर काम करे, पसीना बहाए,
भूखे पेट रहे, 10-10, 12-12 घंटे काम करे कि कुछ पीछे छोड़ के जाऊंगा परिवार के लिए, अब परिवार को मिलेगा ठेंगा। दरअसल इसको समझिए ढंग से कि यह सोच ही कितनी खतरनाक है, और इसलिए भी खतरनाक है, कहने वाले राहुल गांधी के दाहिने हाथ हैं। इनहेरिटेंस टैक्स या विरासत टैक्स क्या होता है इसको भी समझिए। दरअसल जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसकी बनाई गई संपत्ति या पैतृक संपत्ति जो उसके उत्तराधिकारियों को मिलने वाली होती है, उस संपत्ति पर टैक्स लग जाता है। इसे इनहेरिटेंस टैक्स कहते हैं। अमेरिका और जापान समेत दुनिया भर के कई देशों में इस टैक्स को लगाया जाता है। कई देशों में इस टैक्स की दर 50% से भी अधिक है। जब किसी को विरासत में कोई संपत्ति मिलती है तो उसके ट्रांसफर से पहले इस टैक्स को लिया जाता है। इससे होता यह है कि विरासत की कुछ संपत्ति तो उत्तराधिकारी को ट्रांसफर हो जाती है, जबकि कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार के पास चला जाता है। इस टैक्स को लगाकर सरकारें अपना रेवेन्यू बढ़ा लेती हैं। और सैम पित्रोदा जिस अमेरिका का उदाहरण देकर इस टैक्स को भारत में लगाने के बारे में सोचने की वकालत कर रहे थे, उस अमेरिका के भी कुछ ही राज्यों में यह टैक्स लगता है, पूरे अमेरिका में नहीं लगता, और वहां टैक्स की दरें भी अलग अलग है। आपको यह भी बता दूं कि इनहेरिटेंस राइट्स को छीन लेना या उस पर टैक्स लगाना एक शुद्ध कम्युनिस्ट विचारधारा है, वामपंथियों की विचारधारा। कम्युनिस्ट विचारधारा के जनक माने जाने वाले कार्ल मार्क्स की भी यही विचारधारा थी। उनके प्रमुख सुझावों में विरासत में मिली संपत्ति पर अधिकार को पूरी तरह खत्म करने की बात भी थी। अब यही बात राहुल गांधी के गुरुजी कहे जाने वाले सैम पित्रोदा कर रहे हैं। कम्युनिस्ट विचारधारा वाली ऐसी ही बातें कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी कर रहे थे, उस पर भी आऊंगा। लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि भारत में विरासत टैक्स को लेकर क्या स्टेटस है। अभी देश में विरासत टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब यहां भी विरासत टैक्स वसूला जाता था। जो कांग्रेस के दिग्गज नेता आज इसका समर्थन कर रहे हैं, उन्हीं कांग्रेस की सरकार में इस टैक्स को अलविदा कहा गया था। इनहेरिटेंस टैक्स को भारत में पहले स्टेट ड्यूटी कहा जाता था। इससे जुड़े कानून को 1953 में लागू किया गया था, जिसे संपत्ति शुल्क अधिनियम नाम दिया गया। यह कहकर लाया गया था कि आर्थिक गैर बराबरी का खात्मा हो जाएगा इससे। इस कानून के तहत विरासत में मिली संपत्ति के कुल मूल्य का 85% तक स्टेट ड्यूटी देना पड़ जाता था। यह टैक्स उन लोगों को देना पड़ता था जिन्हें विरासत में 20 लाख रुपए से ज्यादा की मूल्य की संपत्ति मिलती थी। यानी एक जमाने में कांग्रेस की सरकार यह टैक्स वसूल चुकी है। हालांकि उस समय 20 लाख रुपए की संपत्ति होना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए बहुत कम लोग ही इसके दायरे में आते थे। इसलिए इससे सरकार को बहुत कमाई नहीं होती थी। साल 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने इस टैक्स को खत्म कर दिया। उस वक्त तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह ने कहा कि यह टैक्स समाज में संतुलन लाने और धन के अंतर को कम करने के लिए लाया गया था। हालांकि यह ऐसा करने में सफल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार इसे नेक इरादे से लाई थी, लेकिन वर्तमान हालात में यह सही नहीं। तो 53 से लेकर 85 तक यह टैक्स था ऑलरेडी देश के अंदर। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को विरासत टैक्स का फंडा सही लग रहा हो सकता है कि आपको यह लगे कि विरासत टैक्स से देश में समानता आएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। दिक्कत ही क्या है इसमें? दरअसल यह विरासत टैक्स का जो फंडा है वो सुनने में भले अच्छा लगे, लेकिन यह खतरनाक कॉन्सेप्ट है। और यह हम नहीं कह रहे हैं, कई रिसर्च संस्थाएं इसका विरोध कर चुकी हैं। इंटरनेशनल रिसर्च थिंक टैंक टैक्स फाउंडेशन की 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक इनहेरिटेंस टैक्स खराब आर्थिक नीति है। यह लोगों की संपत्ति पर एक तरह का बोझ है। रिपोर्ट में अमेरिका का ही उदाहरण देते हुए कहा गया कि भले ही इससे अमेरिका में सरकारों का रेवेन्यू बढ़ता है, लेकिन यह रेवेन्यू बहुत कम बढ़ता है और जनता पर टैक्स का बोझ ज्यादा आ जाता है। रिपोर्ट में बताया गया कि अगर अमेरिका यह टैक्स वसूलना बंद कर दे तो करीब 1.5 लाख नौकरियां पैदा होंगी और हर साल टैक्स में $8 बिलियन का अलग इजाफा होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि बहुत से देशों ने इनहेरिटेंस टैक्स को रेवेन्यू का खराब सोर्स बताया है। इनहेरिटेंस टैक्स से जुड़े खतरे का जिक्र अब बीजेपी भी कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है, जरा सुनिए, फिर बताऊंगा कि कांग्रेस क्या कह रही है। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद
देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। जब सैम पित्रोदा ने रायता फैलाया तो कांग्रेस पार्टी समेटने लगी, क्योंकि भाई साहब तो फैला दिए विदेश में बैठे बैठे, यहां चुनाव चल रहा था, फैल गया पूरा रायता। कांग्रेस ने तुरंत सैम पित्रोदा से किनारा कर लिया रायता समेटते हुए और कहा कि कांग्रेस का विरासत टैक्स का लाने का कोई प्लान ही नहीं है। सैम पित्रोदा ने अमेरिका के संदर्भ में बयान दिया और उसका कोई भारत से लेना देना नहीं है। उनके विचार हमेशा कांग्रेस के रुख को बताए, बहुत बार ऐसा नहीं होता। सैम पित्रोदा ने भी अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। किसने कहा कि 55% संपत्ति छीन ली जाएगी? किसने कहा कि ऐसा कुछ भी भारत में किया जाएगा? बीजेपी और मीडिया इतना घबराया हुआ क्यों है? मैंने कहा कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करने की जरूरत है। इसका कांग्रेस सहित किसी भी पार्टी की नीति से कोई लेना देना नहीं। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता सैम पित्रोदा के बयान की पैरवी कर रहे हैं। उदित राज को ही सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। बीजेपी को इसमें परेशानी क्या है? बीजेपी के लोग अमेरिका जाना ज्यादा पसंद करते हैं और मोदी जी अमेरिका में जाकर के ट्रंप का प्रचार करते हैं। और चाहे शिवराज जी हों, राजनाथ जी हों, संजय जायसवाल जी हों या बीजेपी के तमाम नेता हैं, उनके बच्चे हार्वर्ड आईवी लीग में पढ़ने जाते हैं। जो IITians हैं तमाम सारे हमारे सरकार के पैसे से इंजीनियरिंग करते हैं, वहाँ चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं उस कंट्री में? अगर वो कंट्री अच्छी नहीं है, उनका सिस्टम अच्छी नहीं है, तो भारत में रहें। अगर इनकी संपत्ति से थोड़ा सा टैक्स लेकर जनता की भलाई में, रोड में और ग्रामीण उद्योग में, मनरेगा का पैसा पेमेंट में, रोजगार सृजन में और 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त में राशन दे रहे हैं, इनको मुफ्त में राशन न देने का इनको नौकरी दे रहे हैं, तो क्या खराबी कहा उन्होंने? यानी कांग्रेस के नेता एक तरफ कांग्रेस रायता समेट रही है, दूसरी तरफ उदित राज फिर फैला रहे हैं कि इसमें क्या गलत है। कुछ गलत नहीं है भाई। एक काम कीजिए, कांग्रेस से ही शुरू कीजिए। क्यों नहीं कांग्रेस को जो चंदे में पैसा मिला 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़, उसमें से 50-55% जो है वो दूसरों में बांट दिया जाए, देश को बांट दिया जाए। या फिर नेशनल हेराल्ड की जो करोड़ों की संपत्ति है उसमें से कुछ संपत्ति जो है वो देश में बांट दी जाए। कांग्रेस पार्टी आज तो ये सफाई दे रही है कि उसका विरासत टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, कोई उनका प्लान नहीं है। लेकिन जब यूपीए की सरकार थी तो कांग्रेस के दिग्गज इसकी जमकर वकालत कर रहे थे। जुलाई 2011 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ाने के लिए विरासत टैक्स लगाने की बात कही थी। फिर नवंबर 2012 में पी चिदम्बरम ने कहा था कि क्या हम इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि देश की दौलत कुछ लोगों के हाथ में सीमित है? फिर भी वो ये कहने में सावधानी बरत रहे हैं कि विरासत टैक्स लाना चाहिए। यानी साल 2012 में भी कांग्रेस इनहेरिटेंस टैक्स लाने पर विचार कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ 2014 में चुनाव से पहले वो दिल्ली की करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को बांट रही थी, जिसके बारे में हमने आपको पहले पाठशाला में बताया है। देश की संपत्ति वक्फ बोर्ड को दी जा रही है और देश के लोगों की संपत्ति जो है वो लेके देश में बांटो। ये हिसाब है। इनहेरिटेंस टैक्स के मुद्दे पर फंसी कांग्रेस ने अपने बचाव में यह तर्क देना शुरू किया कि जब मोदी सरकार आई तब भी इनहेरिटेंस टैक्स लाने की बात हुई थी। कांग्रेस ने इसके लिए पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के पुराने बयान दिखाए और दावा किया कि मोदी सरकार के मंत्री तो खुद इसकी वकालत कर रहे थे। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए इस मुद्दे पर उनका स्टैंड क्या है। हालांकि यह मुद्दा उठाकर कांग्रेस खुद ही फंस गई, क्योंकि यह बात तो सही है कि उस वक्त जयंत सिन्हा ने इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर कुछ सुझाव रखे थे, कुछ बयान भी दिए थे, कुछ ट्वीट भी किए थे। लेकिन उस वक्त जयंत सिन्हा के सीनियर मिनिस्टर अरुण जेटली और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सुझावों को खारिज कर दिया था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं बॉस, देश में ये संपत्ति पर टैक्स और विरासत टैक्स नहीं लगेगा। तो आप जो ट्वीट दिखा रहे हो, जो सुझाव के बारे में बता रहे हो,
उसके बारे में तो पब्लिक को पता चलेगा, तो यह पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि यह टैक्स नहीं लगेगा और वो रोक चुके हैं, तो फिर सवाल कांग्रेस पे चला जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि जयंत सिन्हा ने देश की पूरी आबादी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ 25 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति रखने वालों के लिए सुझाव दिया था, जिनकी आबादी 0.05% से भी कम है। और नरेंद्र मोदी ने उसको भी कहा कि नहीं, ये इस देश में नहीं होगा, लेकिन मोदी सरकार ने इस सुझाव को भी दरकिनार कर दिया था। तो जो कांग्रेस आज पीएम मोदी से उनके स्टैंड के बारे में पूछ रही है, उसे यह पता होना चाहिए कि पीएम मोदी ने अपना स्टैंड तो 2014 में ही क्लियर कर दिया था। इसी तरह से अरुण जेटली को भी लेकर यह आरोप लगाया गया कि तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली भी साल 2018 में इनहेरिटेंस टैक्स का समर्थन कर रहे थे। लेकिन आप देखिए, 2018 से 2024 आ चुका है, लेकिन मोदी सरकार ऐसा कोई टैक्स सिस्टम न लागू करती दिखी, न इसे लागू करने का कोई संकेत दिया। यानी नरेंद्र मोदी का हिसाब क्लियर है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लाने वाले, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा तो चुनाव के बीच में इस टैक्स पर बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, इसकी वकालत कर रहे हैं। तो इसका सीधा मैसेज तो यही जाएगा कि कांग्रेस के मन में कुछ तो चल रहा होगा, नहीं तो राहुल गांधी के इतने करीबी ऐसी बात कैसे करेंगे। सैम पित्रोदा ने एक और मुद्दे पर कांग्रेस को फंसा दिया, जिस पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया। सैम पित्रोदा ने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन यानी देश की संपत्ति के सही तरह से बंटवारे के मुद्दे पर भी बात की। यह वही मुद्दा है जिसे लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर मुसलमानों को, घुसपैठियों को दे देगी। पीएम मोदी के हमले का जवाब देते हुए सैम पित्रोदा ने कहा कि यह तो एक पॉलिसी से जुड़ा मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिसके जरिए देश में संपत्ति का बंटवारा सही से हो सके। अभी भारत में न्यूनतम मजदूरी नहीं है। अगर हम ये कहते हुए न्यूनतम मजदूरी को देश में लाते हैं और ये कहते हैं कि आपको गरीब को इतनी मजदूरी तो देनी ही होगी, यही संपत्ति का बंटवारा है। अब सैम पित्रोदा तो संपत्ति के बंटवारे की बात पर पॉलिसी बनाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज राहुल गांधी ने वेल्थ सर्वे की बात पर यू टर्न ले लिया। इतना प्रेशर बन गया 3-4 दिन में नरेंद्र मोदी के बयानों से कि राहुल गांधी ने गाड़ी ही उल्टी मोड़ ली, यह घुमाओ वापस लो। आज एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने यह कहा ही नहीं था कि वो कोई एक्शन लेंगे, उन्होंने तो बस यह कहा था कि इसका पता करेंगे कि कितना अन्याय हुआ है। सुनिए राहुल गांधी को, फिर बताऊंगा कि पहले राहुल गांधी ने वेल्थ सर्वे पर क्या कहा था। आज तक मैंने यह भी नहीं कहा कि हम कोई एक्शन लेंगे। मैंने सिर्फ यह कहा है कि देखिए, यह पता लगाते हैं कि कितना अन्याय हो रहा है। इसका तो कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अगर आपको चोट लगे और मैं आपसे कहूं, भैया शांत हो जाए जरा, और मैं आपसे कहूं कि देखिए इनको चोट लगी है, एक्सरे करा लीजिए, तो एक्सरे से किसी को इतराज तो नहीं होना चाहिए ना। मगर आप देखिए, नेशनल मीडिया को देखिए, नरेंद्र मोदी को देखिए, जैसे ही मैंने एक्सरे का शब्द प्रयोग किया, मैंने सिर्फ यह कहा कि टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है। सारे के सारे खड़े हो गए। देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है। अब राहुल गांधी, उनके ही उदाहरण के हिसाब से कहूं तो देश के इकलौते डॉक्टर होंगे जो कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ एक्सरे कराना चाहता हूं कि आपको चोट लगी है कि नहीं, ये देखने के लिए। चोट का इलाज तो करने की मैंने बात ही नहीं की। मैं तो चोट का इलाज करूंगा भी नहीं, मैं तो सिर्फ एक्सरे करा के देखना चाहता हूं कि हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी। तो एक्सरे कौन बात का करा रहे हैं बॉस, जब इलाज ही नहीं करना है? इलाज करना ही नहीं है तो एक्सरे किस बात का करा रहे हैं कि किसके पास कितनी संपत्ति है? और जब ये पता ही नहीं कि किसके पास कितनी संपत्ति है, तो हर रैली में क्यों बोलते हैं कि बड़ा अन्याय हो रहा है, बड़ा अन्याय हो रहा है? न्याय यात्रा किस बात का निकाल रहे थे? अब राहुल गांधी भी अजीब बात कर रहे हैं कि पता करेंगे कि किसके पास कितनी संपत्ति है, लेकिन कुछ करेंगे नहीं। इससे पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी करते हुए कहा था कि जातिगत जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे, देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटी को पता चल जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, यह पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे।
जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे, चाहे वो मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हिंदुस्तान की सब संस्थाएं हो, वहां हम आपकी जगह बनाकर आपको हिस्सेदारी देंगे। यानी राहुल गांधी एक तरह से यह कह रहे थे कि देश का वेल्थ सर्वे कराएंगे और देश में संपत्ति का समान वितरण कर देंगे। सुनने में तो बढ़िया लगा वादा है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक है। इसलिए जब पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना शुरू किया तो अब राहुल गांधी ने यू टर्न ले लिया कि मैंने कुछ करने का तो कहा ही नहीं था, मैं तो खाली पता लगा रहा था। इधर विरासत टैक्स के मुद्दे पर कांग्रेस ने जैसे तैसे सैम पित्रोदा के आइडिया से पीछा छुड़ाया, तो उधर पीएम मोदी ने कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम का एक और चैप्टर खोल दिया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम आरक्षण देने के लिए सभी मुस्लिम जातियों को ओबीसी के कोटे में डालने की चालाकी की। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर बताऊंगा कि कर्नाटक में आरक्षण का ये खेल चलने का आरोप लग रहा है, उसकी सच्चाई क्या है। पिछली बार कर्नाटका में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया था। जब बीजेपी सरकार में आई और हमने उसको खत्म कर दिया। अब एक बार फिर कर्नाटका में कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया है और इसके लिए उन्होंने पिछले दरवाजे से गैर कानूनी तरीके से एक चालाकी की है। ओबीसी समाज की आंख में धूल झोंकने का गुनाहित कृत्य किया है और इसके लिए उसने मुसलमान की सभी जातियों को एक ही कागज निकालकर सबको ओबीसी कोटा में डाल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूं। दरअसल नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के मुताबिक कर्नाटक में मुसलमानों की सभी जातियों और समुदायों को ओबीसी कैटेगरी की लिस्ट में डाल दिया गया है। इसके तहत कर्नाटक के सभी मुसलमानों को ओबीसी मान लिया गया। राज्य सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलता है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी एनसीबीसी ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। एनसीबीसी ने कहा है कि मुसलमानों को इस तरह से बैकवर्ड क्लास में डालना सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करता है। धर्म के आधार पर आरक्षण सामाजिक न्याय के खिलाफ है। एनसीबीसी के चेयरपर्सन हंसराज गंगाराम अहीर ने कर्नाटक सरकार से सवाल पूछा है कि किस आधार पर मुसलमानों को ओबीसी वर्ग में डाल के आरक्षण दिया गया है। दावा है कि कर्नाटक सरकार की तरफ से एनसीबीसी को कोई स्पष्टीकरण अभी तक नहीं दिया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस ने कैसे मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण दिया, उसकी हिस्ट्री भी आपको बताता हूं। 1993 में कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने सीएम रहते हुए मुसलमानों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया था। मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी के तहत 6% आरक्षण मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% कर दी तो कांग्रेस ने मुसलमानों का आरक्षण 4% कर दिया। मुसलमानों को रोजगार, शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण मिलता था। मार्च 2023 में कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दिया। मार्च 2023 में ही कांग्रेस ने वादा किया कि सत्ता में आने पर फिर से मुसलमानों को आरक्षण लागू करेंगे और कांग्रेस ने ऐसा ही किया। टैक्स से लेकर आरक्षण तक के मुद्दे पर तो पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा ही। उन्होंने आज प्रधानमंत्री पद के चेहरे के मुद्दे पर पूरे इंडी गठबंधन को लपेट लिया। सुनिए एक बार उन्होंने क्या कहा। उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 PM, दूसरे साल दूसरा PM, तीसरे साल तीसरा PM, चौथे साल चौथा PM, 5वें साल 5वां PM। बताओ भाई क्या होगा देश का। इसका मतलब ये पीएम की कुर्सी का भी ऑक्शन करने लग गए हैं। भाई बताइए, जो बोली बोलेगा 1 साल बैठेगा और मजा क्या होगा फिर। जो एक ऊपर बैठेगा ना, 4 लोगों कुर्सी की टांग पकड़ करके बैठ जाएंगे और मौके की तलाश में रहेंगे कि इसका साल पूरा कब होता है, उसको हिलाते रहेंगे। भाइयों बहनों,
यूं तो जो सुनने के बाद लगता है कि या तो शायद मुंगेरी लाल के सपने जैसा होगा। यानी प्रधानमंत्री लगातार विपक्ष उसकी जो पॉलिटिक्स है उसको एक्सपोज कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि किसी धर्म विशेष के लिए व्यवस्था करने वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, सबको साथ लेकर चलना होगा और देश को इन्हीं दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। ये वो बार बार कह रहे हैं। लेकिन चुनना है तो वोट करना होगा और वोट करना है तो ईवीएम का इस्तेमाल करना होगा। इसलिए पाठशाला में अब अगली क्लास ईवीएम पर। सुप्रीम कोर्ट ने आज वो पूछ दिया कि ईवीएम पर बड़ा खुलासा हो गया। ईवीएम में हैकिंग के आरोप पर आज कोर्ट में जो हुआ वो नहीं सुनिएगा तो पछताइएगा, इसलिए चैप्टर पूरा देखिए। विपक्ष हर इलेक्शन से पहले ईवीएम का रोना तो रोता ही है, इस बार भी वही हो रहा है। ईवीएम के विरोधी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट से इस बात की बात करने लगे कि ईवीएम से जो वोट डाला जाता है उस एक एक वोट को वीवीपैट की स्लिप से मैच किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हो चुकी है और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से कुछ मामले में क्लैरिटी मांगी और फैसला सुरक्षित कर लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को कुछ ऐसी बातें भी कह दी जिससे ईवीएम के विरोधियों को बड़ी तगड़ी आग लगी होगी। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि आज ईवीएम के मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। आज सुनवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आज मेरिट पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण चाहिए थे, इसलिए सुनवाई हो रही है। अब वो स्पष्टीकरण क्या थे, उससे ईवीएम के बारे में क्या पता चला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दरअसल ईवीएम पर आज सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से माइक्रो कंट्रोलर के बारे में जानकारी मांगी। माइक्रो कंट्रोलर क्या है? एक तरह का चिप होता है। आपके मोबाइल में भी चिप लगता है ना, देखिए वो ऐसा चिप है जिसकी फोटो बनी हुई है, माइक्रो कंट्रोलर, जो ईवीएम, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट के अंदर लगी हुई होती है। माइक्रो कंट्रोलर जो दी गई कमांड के अनुसार काम करती है। इसी को लेकर कई बार यह सवाल उठाए गए हैं कि इन्हीं माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करके ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है। इन्हीं माइक्रो कंट्रोलर पर सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग से कुछ सवाल पर जवाब मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जो माइक्रो कंट्रोलर इंस्टॉल होता है वो कंट्रोल यूनिट में होता है या वीवीपैट में इंस्टॉल होता है? तो चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि बैलेट यूनिट और वीवीपैट के अपने अपने अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर होते हैं। तो चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि माइक्रो कंट्रोलर बहुत ही सुरक्षित होते हैं और इसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता, कोई इसका अधिकार नहीं पा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फिर पूछा कि माइक्रो कंट्रोलर एक ही बार प्रोग्राम होता है या इसे दोबारा भी प्रोग्राम कर सकते हैं, इसको कंफर्म करिए। तो चुनाव आयोग ने कहा कि माइक्रो कंट्रोलर सिर्फ एक बार प्रोग्राम होती है और इसे बाद में बदला नहीं जा सकता। यह नहीं कि कोई अपने हिसाब से इसमें प्रोग्राम डाल दिया और अपने हिसाब से ईवीएम चलाने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगला सवाल पूछा कि ईवीएम में सिंबल लोड करने वाली कितनी यूनिट उपलब्ध है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि सिंबल लोड करने के लिए 2 मैन्युफैक्चरर हैं, एक तो चुनाव आयोग है और दूसरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या ईवीएम को स्टोर करने की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि अभी 45 दिन तक चुनाव के बाद ईवीएम को स्टोर रखते हैं। तो चुनाव आयोग ने कहा कि सारी ईवीएम 45 दिन के लिए स्टोर रखते हैं, यानी डेटा 45 दिन तक ही रहता है। उसके बाद चुनाव आयोग हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से पूछते हैं कि भाई कोई किसी ने याचिका डाली है कि ये जगह काउंटिंग गलत हुई, ये जगह वोटिंग गलत हुई, वगैरह वगैरह। अगर कोई याचिका दाखिल होती है तो स्ट्रांग रूम को नहीं खोलते और ईवीएम को सील रखा जाता है कि भाई चेक कर लो, और अगर नहीं है तो फिर खत्म हो गया मामला। सुप्रीम कोर्ट के सारे सवालों के जवाब चुनाव आयोग ने दिए, लेकिन इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने अपनी दलील सामने रख दी। ईवीएम के मामले में वकील प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में एडीआर की तरफ से पेश हुए, जिसने याचिका दाखिल की थी। चुनाव आयोग के जवाब सुनने के बाद प्रशांत भूषण ने दावा किया कि माइक्रो कंट्रोल यूनिट के अंदर फ्लैश मेमोरी लगी होती है और उसे दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। जो ईवीएम बना रहा है, चला रहा है, वो कह रहा है नहीं होता है, ये अपना ज्ञान लेके आए कि नहीं ये हो सकता है, और इससे जुड़ी जानकारियां इंटरनेट से उन लोगों ने निकाली हैं। प्रशांत भूषण ने कहा कि माइक्रो कंट्रोल यूनिट में जो होता है उसके बारे में उन्होंने पता लगाया है, इसके अंदर फ्लैश मेमोरी होती है और उसे फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। प्रशांत भूषण ने तो यह भी कह दिया कि यह कहना गलत है कि माइक्रो कंट्रोल यूनिट की फ्लैश मेमोरी को प्रोग्राम नहीं किया जा सकता, यानी ये अलग इंजीनियर बैठे। प्रशांत भूषण के इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या माइक्रो कंट्रोल यूनिट को फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है, वो जो चिप लगा है उसको दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं।
तो चुनाव आयोग ने कहा कि बिल्कुल नहीं किया जा सकता है सर। यानी चुनाव आयोग ताल ठोक के कह रहा है कि नहीं हो सकता है, और ये प्रशांत भूषण इंटरनेट पे पढ़ के चले आए कि नहीं नहीं होता है। चुनाव आयोग ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया कि माइक्रो कंट्रोल यूनिट को फिर से प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। जिस फ्लैश मेमोरी को लेकर याचिकाकर्ता के वकील सवाल उठा रहे थे उसे दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है, उस पर भी चुनाव आयोग ने जवाब दिया। चुनाव आयोग ने बताया कि फ्लैश मेमोरी में सॉफ्टवेयर नहीं होता है, फ्लैश मेमोरी में पार्टियों के पास सिंबल होते हैं, उनकी फोटो होती है। मतलब फ्लैश मेमोरी आप समझिए ऐसा बर्तन है जिसमें आप खाना रख सकते, उसमें खाना पका नहीं सकते। तो पका हुआ खाना अगर रखा हुआ है तो उसको कैसे पका दीजिएगा? उस बर्तन में खाना बन ही नहीं सकता है। खाना बनेगा कढ़ाई में, कुकर में, दूसरे बर्तन में। यह बात समझने को तैयार नहीं है याचिकाकर्ता। तो चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई नहीं होता ऐसा। चुनाव आयोग ने कहा कि फ्लैश मेमोरी की क्षमता बहुत कम होती है, फ्लैश मेमोरी में सिर्फ 1024 सिंबल लोड हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं लोड होता है। कंट्रोल यूनिट में जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो सिंबल नहीं पहचानता है। माइक्रो कंट्रोलर सिर्फ ईवीएम में लगे बटन पर काम करता है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अगर सिंबल के साथ कोई गलत प्रोग्राम लोड कर दिया तो क्या होगा? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने चुनाव आयोग की बातों को समझ लिया है, हम इसका ध्यान रखेंगे। फ्लैश मेमोरी भी एक चिप होती है जिसमें तस्वीरें, गाने और वीडियो स्टोर किए जाते हैं, जैसे पेन ड्राइव में करते हैं, ठीक वैसे ही। इसके बाद भी याचिकाकर्ता के वकील लगातार कह रहे थे कि ना फ्लैश मेमोरी को तो दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है, ना किया जा सकता है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे और सपाट शब्दों में याचिकाकर्ता के वकील से यानी प्रशांत भूषण से कह दिया कि अगर आप पहले से कुछ सोच के आए हैं तो बॉस हम आपकी मदद नहीं कर सकते, हम यहां पर आपका थॉट प्रोसेस बदलने के लिए नहीं बैठे। साफ बोल दिया जज साहब ने, भाई यहां हम यही बैठे हैं, यहां बात चल रही ना यही होता है, ना यही होता है, यही सोच के आया तो सोचो फिर क्या करें। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम से जुड़े सवालों के जवाब दिए। फिर याचिकाकर्ताओं के वकील लगातार दलील देते रहे कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि देश में कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनसे जालसाजी की जा सकती है, कई रिपोर्ट हैं जिसमें ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जिस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं उसमें कहा गया कि हैकिंग की कोई घटना अभी तक सामने नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ी बात कह दी कि क्या हम शक के आधार पर फैसले दे सकते हैं? हम एक संवैधानिक संस्था को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी नहीं है और ना ही हम चुनाव को कंट्रोल कर सकते। मतलब इनको शक है तो बस आप मान जाइए कि यही हो रहा है। और कोर्ट में इतने फैक्ट्स रखे जा रहे हैं, तथ्य रखे जा रहे हैं, नहीं हमने कह दिया होती है तो होती है, बस ऐसे चलता है। कोर्ट नहीं ना चलता, कोर्ट ने कह दिया कि आपके हिसाब से नहीं ना चलेगा मामला, अगर आप नहीं मानने को तैयार बैठे तो। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले का भी जिक्र किया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाए, जो हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा था कि सारी वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाए। 5% पर्चियों के मिलान करने की बात कोर्ट ने कही थी। अगर किसी कैंडिडेट को इससे दिक्कत है तो वो कोर्ट आ सकता है, हम उसे देखेंगे। सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम से मतदान की प्रक्रिया को और सुरक्षित करने के लिए निर्देश पारित करने पर विचार करेंगे, क्योंकि बैलेट पेपर पर वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे कि मौजूदा सिस्टम को कैसे और मजबूत किया जा सकता है और क्या उपाय उठाए जा सकते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यानी एक एक बात जो है वो क्लियर होती जा रही है और बैलेट पेपर से चुनाव तो नहीं होगा, ये ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। ईवीएम पर जब फैसला आएगा हम आपको पाठशाला में उसके बारे में बताएंगे। लेकिन इस वक्त लोकसभा चुनाव में और क्या क्या चल रहा है जिसको जानिएगा नहीं तो ईवीएम में जाके वोट किसको दीजिएगा, तो उसका चैप्टर बस थोड़ी देर में खोलने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर खोल रहा हूं बाबा बागेश्वर का। 4 साल के बच्चे ने बागेश्वर बाबा का पर्चा खोल दिया। क्या क्या बताया? वो बच्चा जिसके लिए बागेश्वर बाबा बोले कि तुमसे तो डर लगता है, जरा ये भी देखिए। बाबा बागेश्वर पूरी दुनिया में लोगों के मन की बात जानने और उनके पर्चे खोलने के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी बच्चे ने उनका पर्चा खोल दिया। बच्चे ने बाबा का पर्चा खोल दिया। कुछ दिन पहले बाबा बागेश्वर छतरपुर की एक यूनिवर्सिटी में लॉ स्टूडेंट से संवाद करने गए थे। यहां दरबार में एक 3 से 4 साल का बच्चा रहा होगा। बाबा बागेश्वर से वो मिलने के लिए आई। इस बच्चे को बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने पास मंच पर बुला लिया।
इसके बाद बच्चे की प्रतिभा देखकर बाबा भी दंग रह गए। पहले आप इस हैरान करने वाली मुलाकात की कुछ झलकियां देखिए, फिर पूरी बातचीत भी सुनाऊंगा कि क्या ही जबरदस्त चीज हुई है वहां। बड़े प्यारा बच्चा है। अरे भाई वाह, हमारे छतरपुर के लोग भी बड़े महान हैं भाई। मंत्र आता है? बोलो। कर्पूरे गौरम कलावतारम संसारे सारम जन्नेहारम सदा वसंतम प्रजालेंदे भवम भवानी सतम नमामि। आहा, जोरदार ताली बजाओ। घर पर पर्चा भी बनाते, पर्चा दरबार लगाते। हाँ। हो भैया, क्या विचार है इसका? मतलब तो हमारा दरबार छुड़वाओगे क्या? एक साल में गुरुजी यह तो सिर्फ इस बातचीत का ट्रेलर था। इस बच्चे ने बाबा बागेश्वर का जो पर्चा खोला, उसे सुनकर पूरे दरबार में बैठे लोग दंग रहे। बाबा का पर्चा खोलने से पहले इस बच्चे ने अपने सनातनी ज्ञान से भी बाबा बागेश्वर समेत सभी लोगों को हैरान कर दिया। इस बच्चे ने ऐसे ऐसे मंत्र और श्लोक सुनाए जिन्हें सुनकर हर सनातनी की तबीयत खुश हो जाएगी। आप भी सुनिए इस छोटे से बच्चे का सनातनी ज्ञान, फिर बताऊंगा कि इसने आगे क्या किया, बाबा के बारे में बताया क्या। जुग जियो बेटा, खुश रहो। लाओ फूल हमारे पास। अरे तुम आके दे दो हम। गुरुजी सीताराम बेटा, तुम आ जाओ हमारे पास। बड़े प्यारा बच्चा है, आ जाओ। ओ हो। अरे इधर से दे दो, ऊपर आके दे दो। अरे भाई वाह, हमारे छतरपुर के लोग भी बड़े महान हैं भाई। आओ। वाह, मंत्र आता है? हाँ। बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस छोटे से बच्चे से मंत्रोच्चार को सुनने के बाद बाबा बागेश्वर भी दंग रह गए। 3-4 साल की उम्र में संस्कृत के मंत्र याद करना बहुत मुश्किल काम है भाई, और ये इतना आसान नहीं है। बाबा बागेश्वर को मंत्र सुनाने के बाद इस बच्चे ने बाबा बागेश्वर का पर्चा भी खोल दिया। इस बच्चे ने बाबा बागेश्वर को उनकी शादी के बारे में बता दिया। इस बच्चे की बात सुनकर बाबा बागेश्वर का रिएक्शन देखिए। हमारे चेला बन जाओ। ठीक है। पक्के वाले चेला की कच्चे वाले हैं? बनाते गुरुजी हम घर। हैं? घर पर पर्चा भी बनाते, पर्चा। दरबार लगाते हाँ। हो भैया, क्या विचार है इसका? मतलब तो हमारा दरबार छुड़वाओगे क्या? कंपटीशन है? देखो भाई भाई आपके जैसा, भाई भाई हमारे जैसा। एक साल में गुरुजी की शादी हो जाएगी। तुमको शिक्षा किसने दी? ये कौन सिखाता है तुमको? पापा। चलो तो पोल खुल गई अब। और बहुत प्यारे हो तुम। कोई प्रश्न तो नहीं है तुम्हारा? नहीं। नहीं? शादी करोगे? पकड़ लो, हाथ करेंगे, गाना सुनेंगे। सुनाओ गाना। पकड़े लो हाथ बलवारी, नहीं तो डूब जाएगे हमारा योजना। तो इस बच्चे ने बाबा बागेश्वर का पर्चा खोल दिया कि 1 साल में बाबा बागेश्वर की शादी हो जाएगी। बाबा बागेश्वर भी अति प्रसन्न थे बच्चे को देखकर, उसकी बातें सुनकर। बाबा बागेश्वर अक्सर अपने दरबार में छोटे छोटे बच्चों को मंच पर बुलाकर उनसे बातचीत करते हैं। कई बार दरबार में ऐसे भी बच्चे आ जाते हैं जिनकी बातें सुनकर खुद बागेश्वर बाबा को भी बहुत हैरानी होती है। कुछ समय पहले इंदौर में ऐसा ही बच्चा दरबार में आया जिसकी एक जिद के सामने बागेश्वर बाबा को भी झुकना पड़ा। इस बच्चे की हाजिर जवाबी सुनकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को इसकी बात माननी पड़ी।
आप भी देखिए उन दोनों के बीच क्या हुआ था संवाद। मैं आपके चरण छूना चाहता हूँ। एक मिनट माइक लिए रहो, माइक उठाओ। क्या नाम है आपका? कृष्णा। ब्याह हो गो? क्या? शादी हुई आपकी? अभी तो मैं छोटा हूँ, जब बड़ा हो जाऊंगा जब शादी होगी। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप सब? हम दिल्ली से आए हैं। मुझे आपके चरण छूने हैं। और अगर हम ना स्पर्श कराएं तो? क्या? तो दिल्ली से। हमने कहा अगर मान लो हम चरण स्पर्श ना कराएं तो फिर आपके हाथ छू लूंगा। अच्छा, हाथ भी ना छुआएं तो आपका मुंह छू लूंगा। दिल्ली में इतने एक्टिव लड़का। अच्छा, मान लीजिए हम मुंह भी ना छुआएं तो? कान छू लेने। चलो, हमने आपके लिए एक लड़की देखी है, शादी करवाएं? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा जब कराना। अभी नहीं। बाबा बनोगे? अभी तक तो नहीं। अरे भगवान। छू लो भैया, हमें तो डर लग रहा हो तुमसे। तो बाबा बागेश्वर के पास जब बच्चे आते हैं तो वो आनंदित हो जाते हैं, और इस तरह से जो तस्वीरें आई वो भी हमें लगा कि आपको दिखाना चाहिए। ये भी एक अलग रूप है बागेश्वर बाबा का, जिन्हें बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन अब पाठशाला में अगली क्लास लौटते हैं चुनाव की खबरों पर। अखिलेश यादव ने भतीजे का पत्ता काटकर खुद को कन्नौज से टिकट क्यों दे दिया भाई? हैदराबाद में बीजेपी की माधवी लता ने वो किया कि ओवैसी को पसीने आ गए होंगे क्या? संदेश खाली का विलन शेख शाहजहां पुलिस वैन में फूट फूट कर क्यों रोया? यानी दूसरे चरण के चुनाव से पहले सारी बड़ी चुनावी खबरें। चुनाव शुरू हुए एक हफ्ता बीत चुका है। दूसरे चरण की वोटिंग 2 दिन बाद है, लेकिन यूपी में अखिलेश यादव के बारे में किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो करना क्या चाहते हैं। समाजवादी पार्टी में अलग ही खेल चल रहा है। बार बार उनके कैंडिडेट बदल जाते हैं और कैंडिडेट का बदलना रुक ही नहीं रहा। यह अब तक चल रहा है। सोचिए समाजवादी पार्टी का हाल क्या है। 2 दिन पहले अखिलेश ने कन्नौज से अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को कैंडिडेट घोषित किया था। आज खबर आ गई कि अब कन्नौज से खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव आज कन्नौज सीट से नामांकन भी दाखिल करने वाले थे, लेकिन आज पता चला कि कन्नौज से अखिलेश यादव के नाम से नामांकन का पर्चा लिया गया है। यानी भतीजे के साथ ही खेल हो गया। कन्नौज से अखिलेश की उम्मीदवारी का ऑफिशियल ऐलान भी हो चुका है। आज देर शाम समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि कल दोपहर 12 बजे अखिलेश नामांकन भरेंगे। हालांकि आज दोपहर तक अखिलेश इस बात पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे थे। अखिलेश यादव को सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि कन्नौज में अखिलेश खुद क्यों उतरना पड़ा और क्यों यह नौबत आई कि 48 घंटे में ही अपने भतीजे का कन्नौज से टिकट काट दिया अखिलेश यादव। लेकिन पहले अखिलेश यादव को सुनिए। कन्नौज से चुनाव लड़ने की चर्चा है, क्या लगता है कि क्या तेज प्रताप लड़ेंगे या आप भी कहीं से फिर लड़ेंगे? देखिए, जब नॉमिनेशन होगा तो आपको खुद पता लग जाएगा जी। अरे तुम रोल करो। नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा। कौन है यार? और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। क्यों कन्नौज से अखिलेश यादव को खुद चुनाव में उतरना पड़ रहा है, इसके पीछे 2-3 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण है कि कन्नौज में समाजवादी पार्टी का संगठन अखिलेश यादव के अलावा किसी और को चुनाव लड़वाने के पक्ष में ही नहीं था। अखिलेश ने भतीजे तेज प्रताप को कन्नौज से टिकट तो दिया, लेकिन कन्नौज की लोकल यूनिट में इसे लेकर नाराजगी थी। दूसरा कारण यह है कि कन्नौज की लोकल यूनिट से मिले इनपुट के आधार पर अखिलेश कन्नौज सीट पर रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि कन्नौज सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। कन्नौज से खुद मुलायम सांसद रहे थे, 3 बार खुद अखिलेश यादव सांसद रहे, 2 बार डिंपल यादव सांसद रही। तीसरा कारण बताया जा रहा है कि कन्नौज में 2019 की हार का बदला भी अखिलेश यादव को लेना है,
क्योंकि 1999 से कन्नौज में कभी समाजवादी पार्टी हारी नहीं थी, लेकिन 2019 में यहां पर डिंपल यादव हार गई थी। 2019 में कन्नौज सीट का अगर आपको रिजल्ट बताऊं, सुब्रत पाठक बीजेपी के 5,63,000 वोट पाए थे, जबकि डिंपल यादव को 5,50,000 वोट आए थे, यानी 13,000 के वोट के मार्जिन से बीजेपी जीत गई थी। कन्नौज सीट को बीजेपी ने तब समाजवादी पार्टी से छीन लिया था और डिंपल यादव को यहां हार मिली, जब समाजवादी पार्टी का बीएसपी से भी गठबंधन था। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी कन्नौज की सीट नहीं बचा पाई थी। 2019 में डिंपल यादव को हराने वाले बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक को बीजेपी ने इस बार कन्नौज से कैंडिडेट बनाया है। सुनिए कन्नौज से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर सुब्रत पाठक क्या कह रहे हैं, फिर कन्नौज सीट का इतिहास भी याद दिलाऊंगा। कि हम तो पहले ही अखिलेश यादव जी से कहे थे कि आप चुनाव लड़िए, आके आपके अलावा कोई चुनाव लड़ ही नहीं सकता कन्नौज में। और शायद उनको समझ, उनको बड़ा घमंड था कि नहीं हम किसी को भेज देंगे, वो लड़ जाएगा, जीत जाएगा। और जबकि हमने इनको कहा था कि आप अपने सफाई से भी किसी को भेज दोगे तो भी उसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। अखिलेश जी, यहाँ से कोई लड़ ही नहीं सकता आपके खिलाफ, आप आइए यहाँ से लड़िए। और मुझे अच्छा लग रहा है कि अखिलेश मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने आ रहे हैं और उनका ये घमंड के जो किसी को भी मेरे खिलाफ लड़ा के जिता देंगे, उनका घमंड टूट रहा है। दरअसल कन्नौज की सीट कोई मामूली सीट नहीं है, इसका गजब का इतिहास है। कन्नौज से पहले सांसद थे राम मनोहर लोहिया, जो नेहरू और कांग्रेस के धुर विरोधी थे। दिल्ली की पूर्व सीएम और दिवंगत शीला दीक्षित भी कन्नौज से 1984 में सांसद रह चुकी थी। 1998 से 2014 तक कन्नौज में समाजवादी पार्टी ने लगातार 7 बार चुनाव जीता, लेकिन अब कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं रह गया, क्योंकि पहली बात तो यह कि 2019 में बीजेपी ने पहली बार कन्नौज की सीट जीत ली। दूसरी बात यह कि कन्नौज लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 4 बीजेपी के पास है। कन्नौज की तरह ही 2019 में विपक्ष का एक और गढ़ टूट गया था और यह गढ़ था अमेठी। अमेठी में पिछली बार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर तहलका मचा दिया था। स्मृति ईरानी के नाम का खौफ यह है कि कांग्रेस इस बार अब तक अमेठी में कैंडिडेट के नाम का ऐलान तक नहीं कर पाई। अमेठी सीट पर कभी कहा जाता है कि राहुल गांधी लड़ेंगे, कभी कहा जाता है कि कोई और लड़ेगा। इसी बीच अमेठी सीट पर रॉबर्ट वाड्रा भी लगातार अपना दावा ठोक रहे हैं। अमेठी में तो रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर तक लगने लगे। अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर और दूसरी जगहों पर रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लगे दिखाई दिए। इन पोस्टर्स में रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से कैंडिडेट बनाए जाने की मांग की गई है। पोस्टर में नारे लिखे गए हैं कि अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। खुद रॉबर्ट वाड्रा कह चुके हैं कि मौका मिलेगा तो उन्हें अमेठी से लड़ा दो या कहीं और से लड़ा दो, कोई फर्क नहीं, वो तैयार है। लेकिन अमेठी को लेकर स्मृति ईरानी फुल कॉन्फिडेंस में। वो कह रही कि जीजा हो या साला, अमेठी में हर कोई है मोदी का मतवाला। सुनिए स्मृति ईरानी को। कांग्रेस के कार्यकर्ता रॉबर्ट जी को मांग रहे हैं, जीजा जी को मांग रहे हैं, पहले साले साहब को मांग रहे थे। उनका है जीजा हो या साला, अमेठी में हर वोटर है मोदी का मतवाला, भैया भूल जाओ। सही कह रहे हैं, क्योंकि जीजा जी आएंगे तो सुरेश सबको, और जीजा जी की नजर जगदीशपुर पे है, कह दे रहे हैं। जीजा जी आएंगे तिवारी जी तो बाग के कागज छुपा लेना। जीजा जी आएंगे तो घर के कागज छुपा लेना तिवारी जी, जीजा की नजर पक्की है। लेकिन फिर कहते हैं जीजा हो या साला, अमेठी में हर वोटर मोदी का मतवाला। बीजेपी सिर्फ यूपी में ही विरोधियों के गढ़ को नहीं तोड़ रही, हैदराबाद में भी एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में इस बार बीजेपी की कैंडिडेट माधवी लता गर्दा उड़ा के रखी। बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता के धुआंधार प्रचार ने ओवैसी की बेचैनी बढ़ा दी है भाई। माधवी लता ने आज हैदराबाद सीट से नॉमिनेशन फाइल किया। नॉमिनेशन से पहले माधवी लता ने हैदराबाद में जबरदस्त रोड शो किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी वहां मौजूद थे। हैदराबाद के 4 मीनार से होते हुए रोड शो को शहर की अलग अलग गलियों से गुजारा गया। माधवी लता के रोड शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई नजर आई। रोड शो से पहले माधवी लता ने हैदराबाद के भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा की और शंख भी बजाया। सबके गढ़ में सबकी हेकड़ी निकल रही है। ऐसे ही बंगाल में संदेश खाली को अपना गढ़ मानने वाले शाहजहां शेख की भी पूरी हेकड़ी निकल चुकी है। संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जमीनों पर जबरन कब्जे के आरोपी शाहजहां शेख का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें शाहजहां शेख पुलिस वैन में बैठकर बच्चों की तरह रोता हुआ दिख रहा है। शाहजहां शेख का सारा स्वैग गायब हो चुका है। यह वही शाहजहां शेख है जिसने गिरफ्तारी से बचने के लिए 55 दिनों तक एजेंसियों के पसीने छुड़ा दिए थे। उसके बाद गिरफ्तार हुआ तो रौले में चलता हुआ भाई गया था पुलिस के पास। ये देखिए, ये रौले में चल रहा था और इसका रौला आज ऐसा निकाल दिया एजेंसियों ने कि बैठ के रो रहा है। ममता सरकार पर शाहजहां शेख को बचाने का आरोप भी लगा था। हालांकि बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया। किस तरह पुलिस की गिरफ्त में शाहजहां शेख ने विक्ट्री साइन दिखाया था
और उसके चेहरे पर किस तरह का तनाव नहीं दिख रहा था, उसकी अकड़ देखकर हर कोई हैरान था। लेकिन ईडी और सीबीआई के शिकंजे में आने के बाद शाहजहां शेख के तेवर बदल गए हैं और देश में बहुत कुछ बदलता हुआ दिख रहा है।